गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम के आप सभी को बेस्ट विशेष। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स अच्छे होंगे और भगवान करे आप आपके माता पिता स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो चलिए आज अपना क्लास 10th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि हमने अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट में पहले एसिड लिया था, फिर बेस लिया था, उसी तरीके से मेटल और नॉन मेटल में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा मेटल। देखो बच्चों, ये जो हमारा संसार है, जो ये हमारी दुनिया है, इसमें आप अपनी नज़रें घुमा के देखो, आप चारों तरफ मेटल से या एलिमेंट से घिरे हुए पाओगे। एलिमेंट क्या है? आपका बेड, आपका जो वो आती है मेज, जिस मेज पे आप टेबल पे आप पढ़ रहे होगे, चेयर और दरवाजे वगैरह लोहे वगैरह के होते हैं, जो जिस प्लेट में आप खाना खाते हो फाइबर की ना हो बशर्ते। कहीं ना कहीं आप मेटल और नॉन मेटल से घिरे हुए हो, ठीक है। आओ समझते हैं कि मेटल क्या होती है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी जब आप उसे मेटल बोलोगे। देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे फिज़िकल लेवल पे। किस लेवल पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके हम बात करेंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं मेटल्स की, आओ पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। देखो भाई, आप कैसे बताते हो, आप कैसे मान लेते हो कि ये जो एक आदमी है ये मोटा है और ये जो एक आदमी है ये पतला है? आप इसकी जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर पाते हो, मॉर्फोलॉजी देखते हो, उसकी उसकी स्ट्रक्चर देखते हो, उसको फिज़िकल फॉर्म में ऑब्ज़र्व करते हो, वेट क्या है, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो, तभी तो बताते हो ये ज़्यादा मोटा है, ये ज़्यादा हेल्दी है, ये ज़्यादा भारी है, ये कम भारी है। बाहर से देख करके ऑब्ज़र्व करके, उसी तरीके से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले डिस्कस करेंगे मेटल की कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले जो मेटल्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, वो होता है उनकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी क्या होती है? कोई भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे आग जल रही है अपना, ठीक है, यहाँ आग जल रही, तुमने कोई रॉड इस आग पे ऐसे रख दी और यहाँ पे स्टैंड के ऊपर रॉड रख दी, तो थोड़ी देर बाद जब तुम देखोगे तो रॉड का ये वाला पॉइंट आग के कांटेक्ट में था, ए पॉइंट, बट उसी के साथ साथ यार बी पॉइंट भी गर्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा स्टैंड भी गर्म हो जाएगा। अगर ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं तो स्टैंड को चलो छोड़ दो, स्टैंड को हटा देते हैं, बी पॉइंट भी तुम्हारा गर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब हीट जो है ए से ट्रैवल करके बी के पास पहुंच गई, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब हीट इससे ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, बैटरी से एक वायर लगा दिया और यहाँ पे हमने इसका बैटरी का एक पॉइंट से एक वायर निकाला, दूसरे पॉइंट से दूसरा वायर निकाला, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में हम इधर से इसको कनेक्ट करा, इधर से उधर, इधर इसको कनेक्ट करा, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा दिया यहाँ से, फिर ये वायर इससे निकाली। इन दोनों वायर को मैं कनेक्ट करने के लिए आपस में कोई मेटल लगा दिया, तो जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो था वो यहाँ से ट्रैवल होता हुआ, यहाँ से ट्रैवल होता हुआ यहाँ तक चला गया और ये बल्ब जो होगा हमारा जलने लगा। यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट या हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। बेटा, कंडक्टिविटी, metals are the good conductors of heat and electricity, okay।
metals are good conductors of heat and electricity। कुछ एक ऐसी मेटल भी हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जैसे कि लेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? पीबी से, ठीक है। लेड सीसा यार, पीबी, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। इसको नोट ना करा हो तो नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? अगली प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग। टफ एंड स्ट्रॉन्ग। अब तुम कहने लगा सर मरकरी तो नहीं होता है टफ स्ट्रॉन्ग। अरे यार मरकरी तो लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता, ठीक है। वो एक्सेप्शन है। मेटल मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स टफ एंड स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे तुम आयरन ले लो, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हुई रहती हैं ना, उसमें आयरन ही तो होता है, आयरन की रॉड पड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये तुम्हारे पानी के जहाज, ये तुम्हारे एरोप्लेन हैं, तो सब बड़ी बड़ी मेटल्स जो कि टफ़ और स्ट्रॉन्ग हैं। आयरन वगैरह इसमें मिक्स होता है, ठीक है। सो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है इनकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है देखो ज़रा यार। कोई भी एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं, लाइक दैट गोल्ड ले लेते हैं। ये गोल्ड का एक टुकड़ा है छोटा सा। इसको आप, इस गोल्ड को आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से बहुत लंबी वायर बना सकते हो, ठीक है। गोल्ड से फिलिंग भी होती है, पंखे वगैरह में फिलिंग वगैरह भी होती है गोल्ड वायर की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है गोल्ड। और हमारा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह सारी चीज़ें। सो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है समझाता हूँ मैं आपको। It is the ability of metals to convert into a wire. Ability of metals to convert into a wire, ठीक है। मेटल्स की वो एबिलिटी जिनके थ्रू हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एनसीईआरटी में आप लोगों की मेंशन है। सो इसका एग्जांपल जैसे हमारा जो गोल्ड का ले लेता हूँ। 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड है, 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड है, आप इसे 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो भाई? 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड है, 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम। इमेजिन करो तुम 1 ग्राम गोल्ड से क्या कर रहे हो? 1 ग्राम गोल्ड से भाई लोग तुम यार मतलब 2 किलोमीटर लंबी वायर बना रहे हो। 2 किलोमीटर मतलब तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल, ठीक है। आगे देखो, आगे मेरा फेवरेट है, इसको नोट कर लो, अगर नोट ना करा तो। आगे मेरा फेवरेट है। आगे मेटल की अगली प्रॉपर्टी होती है लस्टर। लस्टर भाई लोग समझ रहे हो? लस्टर बहुत बढ़िया है। मतलब एक शाइनी अपीरियंस। शाइनी अपीरियंस जो होती है, मेटल्स हैव अ शाइनी अपीरियंस, दैट इज़ कॉल्ड लस्टर, ठीक है। मेटल्स हैव अ शाइनी अपीरियंस। शाइनी अपीरियंस तो होती है यार मेटल्स की। आप बोलोगे सर कैसे होती है? अब एल्युमिनियम नहीं देखा कि कैसे चमकता है? धूप में रखो एल्युमिनियम, देखो शाइन मारता है, एल्युमिनियम की बनी हुई चीज़ें। और गोल्ड, इवन जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड को तुम रब कर दो, जो हमारा वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, क्या बोलते हो जो हमारा रब करने के लिए आता है? सैंड सॉइल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इस जिससे जिससे तुम रफ करते हो चीज़ें, लोहे वगैरह को चमकाने वगैरह के लिए आता है, ठीक है। उसको हम सैंड सॉइल बोलते हैं। सैंड पेपर आई थिंक बोलते हैं। सैंड सॉइल पेपर, सैंड पेपर होता है जो ऐसे करके रफ करते हैं यार ना, मेटल को ऐसे घिस देते हैं। पेपर नहीं आता है सैंड पेपर, सैंड पेपर बोलते हैं, हाँ उसको मैं भूल गया था यार।
सैंड पेपर होता है जो तुम्हारा, सैंड पेपर से बढ़िया मेटल वगैरह को, लोहे वगैरह को घिस दो अच्छे से, फिर देखो कैसा अपीयरेंस आती, कैसे लश्चर आता है उसमें। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये आपका फेवरेट क्यों है? अब यार अपीयरेंस देखा ना, शाइनी अपीयरेंस, जैसे लाइक द ग्लैमर वगैरह आता है चेहरे में, चमकता है तुम्हारा चेहरा उसी तरीके से। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भाई लोग, ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा ना पढ़ने की आदत जो बहुत गंदी है, बहुत हाई लेवल की है, ना पढ़ने की आदत तुम्हारी बहुत हाई लेवल की है ना, उसी तरह मेटल से मेल्टिंग एंड, जो मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भी बहुत हाई लेवल का होता है। मतलब अ, बहुत स्टैंडर्ड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट पता है कि नहीं पता है दोस्त लोग? बॉइलिंग पॉइंट पता है कि नहीं पता है? बता देता हूँ मैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट होती हो, एट द पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट एट विच एनी मेटल स्टार्ट टू मेल्ट। ठीक है। मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है, ये जैसे आ रहा है ना, ये पिघलना स्टार्ट होता है इस तरीके से, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट। एंड द बॉइलिंग इज़ दैट, बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, बॉयल होना, खौलना स्टार्ट करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। आई होप आपको पता, यार ये लोग तो पता होगा ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो तुम क्लास 9th में ही पढ़ी आते हो। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं यार, पढ़ा दिया जाएगा। सो हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है स्टेट, ये किस स्टेट में होती हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स। सो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं हमारी आर इन सॉलिड स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में होती हैं ज़्यादातर मेटल। ठीक है, बट कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो लिक्विड स्टेट में होती हैं, जैसे तुम्हारा मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मरकरी इज लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये सब इजी पीजी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इसमें ज़्यादा टाइम ले लेता मैं, क्योंकि ये तो सब लोग जानते ही हो गए यार। अगली चीज़ देखो, डेंसिटी। बाबू डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना पास है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना दूर है, इस अरेंजमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कितना पास है, इससे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं डेंसिटी से। सो हैविंग हाई डेंसिटी, हैविंग हाई डेंसिटी, ठीक है। बहुत पास पास पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, नहीं तो लिक्विड ना हो जाए, दूर दूर अगर पार्टिकल हो जाएं। समझ रहे हो? डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होता है, इसका सिंपल सा मतलब है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम है जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इसका वॉल्यूम है। एक फिक्स्ड वॉल्यूम में पार्टिकल्स कितना पास पास अरेंज हैं, कितना मास कंटेन कर रहे हैं, तो भाई जितने ज़्यादा पार्टिकल हो उतना ज़्यादा मास होगा उसका, तो बस मास बाई इसी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल्स की। मेटल्स हैविंग अ हाई डेंसिटी बिकॉज उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मेटल्स के एटम के बीच, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पास पास होते हैं इनके एटम्स मेटल के, तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है। इस वजह से तुम इन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या है मेटल, उसके बाद क्या है मेलिबिलिटी, ये भी एक तुम्हारी इसकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ये प्रॉपर्टी क्या है भाई,
ये तो बहुत सिंपल ही है कि सिंपल शीट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल शीट, दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे एक कोई मेटल है, ये कोई मेटल है अपना, आराम से टेढ़ी मेढ़ी पतली इस तरीके की कोई मेटल है, तुमने इसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पतली पतली शीट बना दी तुमने इसकी, शीट इस तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। कन्वर्ट अ मेटल इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है। किसी भी टेढ़ी मेढ़ी मेटल को सिंपल शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो बस इतनी थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ना लिखा हो कुछ तो लिख लो भाई। ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, बताता हूँ अभी, धीरे धीरे मज़ा आएगा, परेशान मत हो। सो अगली जो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, जिसको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार को बच्चा थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में मेन कन्फ्यूज़न यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों को। यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। देखो ज़रा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना, द एलिमेंट्स which donate इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करते हैं आप उनको मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, कॉल्ड मेटल्स। आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो मेटल बहुत सारी होती हैं, पहले मेटल्स कुछ कुछ जान लो यार। सोडियम तुम्हारा, एल्युमिनियम तुम्हारा, पोटेशियम, Fe, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही हैं। ठीक है, नॉन मेटल काफ़ी कम है, और मेटलाइट्स वगैरह। ठीक है, सो अब मेटल की पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखो ज़रा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ये भी बहुत सिंपल है। ये तो फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया हमने। ठीक है, क्या है देख लो ज़रा। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन इस फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बोलोगे सर ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो, हमको तो नीड ही नहीं है भाई यार, है ना, इतना तो आता ही है मेरे बच्चों को। सो कॉपर, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, CeO। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 2 यहाँ 2 कॉपर। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, NCERT में मेंशन है तुम्हारे, ब्लैक कलर्ड। ठीक, आगे देखो, अगली जो तुम्हारी रिएक्शन है अगली मेटल की, वो एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ है। इसकी लैंग्वेज लिख लेना, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको यार रिएक्शन तो लैंग्वेज तो लिख ही सकते हो, इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ। व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। तो यहाँ एल्युमिनियम के 2 एटम, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के 3। सो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। रिएक्शन ऑफ बैलेंसिंग ये भी सिखा रखा है, अगर नहीं आता है तो बता देना, सिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये जो हमारा Al2O3 है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बता दूंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें बोलते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन दे देता हो। जैसे भाई जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है बेसिक, ठीक, तो वो एसिड के साथ ईजिली रिएक्शन दे देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक और बेसिटिक टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एज अ
इसके पास बेसिक प्रॉपर्टी भी है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, दोनों प्रॉपर्टी कंटेन करता है। इस वजह से एसिड बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर देता है, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन दे देता है। अरे यार ओवरऑल बात इतनी तुम समझो, तुम्हारे लेवल पे जिस क्लास में तुम हो, तुम अपने लेवल पे बात ये समझो कि वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दे देता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया है, पढ़ लेना एनसीईआरटी, उसमें नहीं दिखा है, ठीक है। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्किल्स, एल्किल का फॉर्मेशन करती हैं। सम ऑक्साइड, कुछ ऐसे ऑक्साइड होती हैं, सम ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर are dissolved in water and form alkyl। एल्कली सब्सटेंस जानते हो क्या होते हैं? अरे यार बेसिक सब्सटेंस को एल्कली सब्सटेंस बोलते हैं भाई। जैसे तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH, ठीक, बैलेंस रिएक्शन। उसके बाद जब तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड K2O रिएक्ट करता है H2O के साथ तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। लैंग्वेज लिख लेना, व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इज फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। अगला है, कुछ मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। सो हर एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट के साथ रिएक्शन करती है। इसको ना नोट करो तो भाई लोग नोट कर लो। हर एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट पे रिएक्शन करती है। कोई ज़्यादा तेज़ फास्ट रिएक्शन करती है, कोई बहुत स्लो रिएक्शन करती है, कोई मेटल रिएक्शन करती ही नहीं है। सो उसी का एक एग्जांपल है, कुछ मेटल हैं तुम्हारी, जैसे कि तुम्हारी कुछ मेटल हैं, इसको नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसको पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, CBSE वाले पूछ चुके हैं पहले। जब मेरा टाइम था, जब मैं 10th में था तो मेरे क्लास में तो आया भी था। सो जैसे कि आपकी सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम हो गया आपका, ठीक है। पोटेशियम हो गया जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सिंबल मतलब K इसका, पोटेशियम। सो बेटा सोडियम और ये जो पोटेशियम है ना, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको जैसे ही अगर तुमने खुले एनवायरनमेंट में रख दिए तो तुरंत एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन, जैसे तुमने ये सोडियम है मान लो पढ़ा है, ठीक है, आसपास ऑक्सीजन तो होगी ही, ऑक्सीजन तो होती है आसपास, उसके साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बना देगा तुम्हारा, ठीक है। और एक मतलब यहाँ पे एयर में वेपर भी होती है, सो वेपर के साथ, वेपर को भी उठा लेगा H2O के साथ, उसके साथ हीट भी रिलीज़ कर देगा, तुम्हारा हीट रिलीज़ कर देगा। काफ़ी विगरस रिएक्शन हो जाती है। विगरस मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा हीट वगैरह रिलीज़ हो जाती है, तो काफ़ी डेंजरस रिएक्शन होती है सोडियम के साथ वाटर वेपर वगैरह की एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम जैसी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इन मेटल्स को हम केरोसिन में डाल के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन के अंदर ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि केरोसिन में तुम्हारा जो है इनकी रिएक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे हमारा वाटर वगैरह एब्सेंस है, तो रिएक्टिविटी नहीं है। सो वी केप्ट सोडियम, मैं Na लिख रहा हूँ, तुम सोडियम लिखोगे, सोडियम एंड पोटेशियम, मैं साइन लिख रहा हूँ लेकिन तुम नाम लिखोगे। वी केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन टैंक या केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन बॉटल्स, केरोसिन वगैरह की बॉटल्स वगैरह होती है ना, उसमें रखते हैं हम लोग, इन केरोसिन बॉटल्स, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ज़रा मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। भाई पानी में तुमने कोई मेटल डाल दी यार, या पानी में तुमने अपनी बाइक खड़ी कर दी, साइकिल खड़ी कर दी, तो कैसे रिएक्शन होगी समझो ज़रा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। सो कोई मेटल ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। सो ये बना देता है, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, उसके साथ हीट होती है, भी बताया था।
उसके बाद अगर हम एग्जांपल और लेते हैं, कैल्शियम की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल टू S प्लस H2। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटा ध्यान रखना, इसका बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ क्या पूछा गया। देखो ज़रा, उन्होंने ये पूछा था कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट क्यों करता है वाटर पे जब हम, सो यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, वाई कैल्शियम फ्लोट। वाई कैल्शियम फ्लोट, कैसे क्यों फ्लोट करता है, तो उसका आंसर है बेटा कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज BACUSE, मेरी मैम ने स्पेलिंग सिखाई थी, मेरी एक मैम है सोनू मैम, उन्होंने मुझे स्पेलिंग वगैरह सिखा रखी थी, तो मुझे याद है भाई, स्पेलिंग बहुत मारती थी 10th में। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, H2 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है भाई लोग, ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, जो ये बबल निकले ना कैल्शियम और हाइड्रोजन के, ये वाले H2 गैस है ना, स्टिक टू सरफेस ऑफ मेटल, स्टिक टू सरफेस ऑफ मेटल। अब भाई मेटल की सरफेस के साथ ये सारे बबल्स जुड़ जाते हैं, इस वजह से जो मेटल होती है वो फ्लोट करने लग जाती है। कोई तुमसे पूछे कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, तो बता देना कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वह हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। हाइड्रोजन गैस की जो बबल हैं वो उसकी सरफेस से जुड़ जाते हैं कैल्शियम की, इस वजह से कैल्शियम मेटल जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है, फ्लोट करती है। अबे खुल जाना यहाँ पेज यार, क्यों परेशान कर रहा है भाई, खुल गया भाई लोग। अबे कहाँ चले गए, आ गए, ठीक है, ओ बड़ा हो जाए हल्का सा, ठीक है बेटा। ये सेम जो फ्लोटिंग वाला केस है ना, ये एक मेटल और रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीशियम, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बट एक चीज़ है, मैग्नीशियम जो होता है वो डजेंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कैल्शियम तो तुम्हारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट मैग्नीशियम डजेंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इसको गर्म पानी चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, भाई लोग देखो यार, हर एक आदमी की काम करने का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है। कोई इंसान जो होता है वो शांति भरे इन्वायरमेंट में काम कर लेता है, किसी इंसान को चिल्लम चिल्ली चाहिए, शोर शराबे में काम करने की आदत होती है। मोस्टली लोग, जिन लोगों के घर जो है रेलवे स्टेशन के पास या एयरपोर्ट वगैरह के पास होते हैं, उनको शांति बिल्कुल पसंद नहीं होती है, वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। पूछना तुम्हारा कोई दोस्त यार रहता हो। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी। कुछ और मेटल्स की रिएक्शंस हैं वाटर के साथ। भाई लैंग्वेज लिख लेना यार, लैंग्वेज लिखना मैंने सिखा दिया यार भाई लोग, यार ये गलत बात है यार, तुम लोग लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो फिर गंदी बात, लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। अगली लैंग्वेज देखते हैं, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। कोई बता सकता है एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बताया था ना अभी, अबे बताया था कि नहीं बताया था? बैलेंस करो रिएक्शन, यहाँ 2 एल्युमिनियम के आइटम है तो 2 एल्युमिनियम, यहाँ पहले लिख दिया था मैंने 2 एल्युमिनियम, मुझे याद है ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम से। Even when I was in 10th standard, I have remembered it from 10th standard, from my 10th standard. It is also in 11th and 12th standard. Aluminum oxide reaction of aluminum with water within mechanism वगैरह है, आगे चल के जब बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे तब तुम लोग को पता चलेगा। So यहाँ पे हम 3 करेंगे। रिएक्शन ऑफ बैलेंसिंग भी भाई लोग सिखा रखा है, नहीं आता है तो सीख लेना। अगली रिएक्शन हम आयरन, अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग का तो समझना चाहिए भी है। आयरन की रिएक्शन जब होती है वाटर के साथ, तो देखो जरा क्या होता है भाई, आयरन की तो तुम्हारी ज़्यादातर चीज़ें बनी होती हैं, आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन होती तो बनता है हमारा Fe3O4, ठीक है। फिर उसके बाद बनता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है वहाँ से भी। सो आयरन के यहाँ 3 एटम हैं तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन के, Fe3O4 होगा आई थिंक, हाँ Fe3O4 ही होता है थिंक, क्या ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो यहाँ पे भी कर देंगे 4, फिर हाइड्रोजन के हो जाएंगे 8, फिर 8 एटम करने के लिए यहाँ भी कर देंगे 4। सो ये रिएक्शन होगी, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को।
लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चॉइस, एक बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो एलुमिनियम है, अबे चल जा भाई, ये जो तुम्हारा एलुमिनियम है, जो तो बेटा आयरन है, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, वाटर ये लिक्विड नहीं होता है, ये गैस होता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना तुम लोग, हमने लिखा नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। एलुमिनियम एंड आयरन डोंट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, इट रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ वाटर। अबे पानी को खौलाते हो उसकी स्टीम निकलती है ना, उसके साथ रिएक्ट करता है तुम्हारा ये एलुमिनियम और आयरन, ठीक है। अबे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई लोग? नहीं समझ रहे हो तो फिर समझो यार, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एलुमिनियम हो गया तुम्हारा, आयरन हो गया तुम्हारा, ठीक है, जिंक वगैरह हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द मेटल्स विच डोंट रिएक्ट विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, ठीक है। डोंट रिएक्ट विद 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 either cold, either or, neither nor, either cold or hot water. They react with steam, ये steam के साथ रिएक्ट करते हैं, to form metal oxide. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? ना समझ रहे हो तो समझ जाओ। अब भाई 30 मिनट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी देर करेंगे बात, थोड़ी देर करेंगे एंजॉय आपस में बातचीत करके। भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोगों को तो पता नहीं कब मेरा लेक्चर देखोगे, कब क्या करोगे। सो देखते हैं, मैं खुद ही बात कर ले रहा हूँ तुम लोग से, ठीक है। यार तुम लोग ये बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? यार मेरे वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह भी कुछ ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मुझसे कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। सो आशा करता हूँ कि 10-20 सालों में, 10-20 हज़ार सालों बाद जब लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे तब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई लोग यूट्यूब अपने चैनल को लगता है प्रमोट नहीं कर रहा है। मेरा वीडियो हो सकता है बहुत लेट में पहुँचे, तब तक मेरे बाल झड़ चुके हों, मेरे दांत गिर चुके हों, तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ हेलो बच्चों। तब तुम लोग यार डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ बन जाना ना, तो यार डॉक्टर बन जाना, अपना इंजीनियर बन जाना, या कोई बढ़िया प्रोफेसर बन जाना, यार डांसर बन जाना, जो कुछ भी तुम लोग बनना, मतलब जो तुम्हारा दिल करे वो बनना यार, और आगे बढ़ना, और मुझसे मिलने ज़रूर आना, ठीक है। मेरा नाम निर्भय है। ईमेल आईडी भाई लोग तुम लोग को बता दिए, love06@gmail.com। तो कभी ईमेल भेजना मेरे पास, कभी बात करना। पढ़ाता तो खैर मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा तो नहीं कर पाता मैं शायद, तभी लोग भाई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने को, बट कोई नहीं। अरे अब बोलोगे सर आप तो भाव खा रहे हैं। बेटा सर भाव नहीं खा रहे हैं, सर खाना खाते हैं अपने घर पे। ठीक है, आगे देखो, अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। आगे देखो, ये नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया? अरे यार नोट करो यार, टेंशन नहीं है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो मेरे बच्चे, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा पीला गुलाबी हरा नीला, कर ले नोट भाई, ठीक है। सो अगली रिएक्शन है बेटा मेरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होती है मेटल की, समझो ज़रा बेटा। पहली बात, एक चीज़ समझ लो कि हर एक मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देती है। कुछ मेटल देंगी, मैं वो करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन बहुत रेयर हो जाता है, और या विगरस है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वो। सो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पे है सॉल्ट प्लस H2O। ओके बेटा, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि सर मेरे को कंसनट्रेशन एसिड के साथ भी देखने का है, मेटल का रिएक्शन इसका भी देखने का, तो भाई मुझे मेल करके बता देना,
जिस जिस भी मेडल के साथ तुम्हें डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। यहाँ पे मेरा जो मेन पर्पस है मेरा इस चैनल पे आने का, मेरा ऑनलाइन आने का, वो मेरा मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन पेड कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो से, मेरे इस चैनल से अपना पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मेरा मोटिव ये है। मेरा मोटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज देना जो सिलेबस में नहीं है वो करवाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। जैसे एक कोचिंग में जैसे एक बुक की एक गाइडेंस होती है कि जो सिलेबस में होता है वो कराया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा कि सर नहीं मेरे को ये सीखना है, मेरे को वो सीखना है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ हो इच्छा तो मेरे को बता देना, ठीक है, ईमेल भेज देना मेरे नंबर पर, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम आपका एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट है हमारा ये, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, उसके लिख दिया जाता है, लिखा है मैंने नीचे डाइल्यूट, ठीक है। सो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन बेटा ये सिलेबस में उन्होंने NCERT वालों ने कहा भी है कि रिएक्शन करा के दिखाओ भाई, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार, खुश कर देते हैं, चलो तुम लोग को, जाओ कर दिया रिएक्शन, AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन भी बैलेंस कराएंगे, परेशान मत होना, Fe प्लस HCl, सो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी FeCl3 प्लस H2O। सो 1 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास, रिएक्शन को बैलेंस करके मेरे को बताओ। सर आपको कैसे पता है हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई वो मेरे को तुम लोग पे भरोसा है कि तुम लोग कर रहे होगे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। भरोसे पे तो दुनिया कायम है यार, तो मैं हूँ। हो तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ भाई लोग। सो मेरा पानी वानी हो चुका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो बैलेंस, ये तो यहाँ पे 2HCl कर देंगे क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के, और यहाँ पे एलुमिनियम HCl प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 3। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एलुमिनियम, सो यहाँ पे हम करेंगे, कितना करना है, 3 आइटम्स तो नहीं हो सकता यहाँ पे, AlCl3, क्लोरीन हमारा 3 हो जाएगा, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम हो जाएंगे ना, तो ये डिसबैलेंस रह जाएगी रिएक्शन। इसको बैलेंस कैसे करें? यहाँ पे 3 2, हाँ अब बैलेंस है भाई, ठीक है। यहाँ पे 6HCl हो जाएगा और यहाँ पे बेटा FeCl3 नहीं होगा, FeCl2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे Fe की 2 फॉर्म होती है ना, Fe+2 एक होता है, एक होता है Fe+3, तो यहाँ पे Fe+2 वाले से रिएक्शन करा रहे हैं, NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब यार मैं तुम लोग से थोड़ा बस यहीं तक इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगा, एक लाइन और लिखवानी है भी लिखवाता रहूँगा। पहले तुम लोग ये बताओ यार कि तुम लोगों को मतलब जैसे कि कोई डाउट वगैरह होता है तो तुम लोग उसको कैसे सॉल्व करवाते हो? अपने टीचर से पूछते हो, क्या सॉल्व करवाते हो हैं? मेरे को ये बताओ ज़रा, कैसे क्या डाउट सॉल्व करवाते हो तुम लोग? अपने टीचर से पूछते हो या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? थोड़ा थोड़ा बताओ मेरे को, कुछ तो बताओ। और तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है भाई? अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है?
और जितने बच्चे 10th में, भाई लड़कीबाजी से दूर रहना, मतलब गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड मत बनाना, फ्रेंड अपना थोड़ा बहुत देख लेना, अगर तुम्हें मतलब सही साथ कोई मिलता है तो कर लेना, नहीं तो मत करना, क्योंकि उसका कोई मीन नहीं है भाई, मतलब नहीं है यार उसका कोई, समझ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। क्योंकि अभी आप लोग जिस एज में हैं, आप अगर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तब भी आप पढ़ाई पे फोकस करिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तब तो आप पढ़ाई पे फोकस करिए ही करिए। बिकॉज़ अगर आप उस कंडीशन में पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं तो आपकी फैमिली की कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है, या किसी और चीज़ पे भी फोकस करें, मैं ये नहीं करूँगी पढ़ाई ही करो यार, कुछ और भी तुम लोग कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट मेरा मेन कोशिश मेरी ये है कि भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फोकस है अपनी पढ़ाई पे करो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या बहुत आप रिच क्लास फैमिली के बच्चे हो, तब भी आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें, इन सब चक्करों में मत पड़ें। बिकॉज़ ये चीज़ें अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इन सब चीज़ों का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं बात बेटा आज इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं इसको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो उसने आज मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो हो सकता है मैंने कहा मैंने ऑनलाइन के बच्चों को कभी मुझसे मिलते तो नहीं है, बना वही है यूट्यूब से कनेक्ट हो जाते होंगे तो पता चल जाता होगा। हालांकि जो है ठीक है, मतलब उसको मैंने बहुत समझाया, वो माना है, वो अपनी पढ़ाई पे फिर से उसने स्टार्ट करी, तो मुझे लगा शायद ऑनलाइन के बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो भाई लोग ऐसी कोई चीज़ मत करना, अभी इन सब बवालों में मत पड़ना, थोड़ा बड़े हो जाओ, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ, अपना ड्रीम अचीव कर लो, उसके बाद जो है करना। अब हम एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, पहले एक चीज़ जान लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ाया, यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं, हल्का सा है, छोटा सा दिया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी हमारे पेरेंट्स के जैसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है कि जो कि ऑक्सीडाइज़ कराते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराते हैं, ऑक्सीजन को अवेलेबल कराते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइज़ कराते हैं या ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ पहले चैप्टर में। सो यहाँ पे बेटा जब कोई मेटल, ध्यान रखना, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसके साथ बेटा रिएक्ट करती है तो जो है वो H2 जैसे कि अपना एक सॉल्ट बनाती है, जैसे यहाँ पे इसने सॉल्ट, यहाँ पे अपना इसने एक सॉल्ट बना लिया, ये सारे सॉल्ट बना लिया, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है, तो सॉल्ट तो बनेगा बट हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ होगी, वाटर रिलीज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। क्यों? क्योंकि H2 तो अवेलेबल है ही है वहाँ पे, और इसने आके इसको ऑक्सीजन अवेलेबल करा दिया, तो H2O बन जाएगा, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। बस यही मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों को, और बस इतना ही है आज, यहाँ तक इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, थैंक यू, यहीं तक पढ़ाना था मेरे को आज को आपका। बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी का जो डिस्कशन है वो आने वाले हम अपने अपकमिंग वीडियो में करेंगे। आपको मेरा अगर ये कोई वीडियो पसंद आया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई डाउट हो यार तो तुम मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, निर्भय क्या बोला था मैंने, ईमेल आईडी क्या है मेरी, love06@gmail.com, ठीक है, ये तुम्हारी भाई की ईमेल आईडी, इस पे तुम मेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने माता पिता का सम्मान ज़रूर करो यार, क्योंकि वही वो इकलौते व्यक्ति हैं इस दुनिया में जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। रेस्पेक्ट देम यार। ओके बाय, चलता तुम्हारा मास्टर, फिर मिलेगा कभी।